गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उससे आगे हम लोग आज नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास थोड़ा जो है ना, हमें कुछ अर्जेंट कुछ काम पड़ गया है, तो हम थोड़ा शॉर्ट मतलब मे बी हाफ 1.5 आवर के अराउंड जो है ना स्टॉप करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, आप लोग को बताया गया होगा शायद कि आईआईटी जैम के स्टूडेंट के लिए देखो बता रहे हैं, नेट के स्टूडेंट के लिए तो बता ही दिए थे, ठीक है। जैम जैम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट रहा है, रिजल्ट 2022 के लिए, ठीक है। अभी तक जो रिजल्ट्स आए ना, उसमें बेसिकली बेस्ट रैंक हमारा 9th रहा है, फिर उसके बाद 12th है, 15th है, ठीक है ना, और 21st है, 29 है, ठीक है ना। इस तरह से रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो इसमें अभी कितने, 1 2 3 4 5 अराउंड आई थिंक 10 स्टूडेंट्स होंगे टॉप 10 में, ठीक है। सॉरी, टॉप 100 में, ठीक है। अराउंड 10 या 10 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके। तो इस तरह से देखिए, आप लोग भी जैसे अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वैसे ही उन लोगों को भी पढ़ाया गया था, सभी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, ठीक है। तो आप लोग भी रिवीजन वगैरह करते रहिए टाइम टू टाइम, और जो असाइनमेंट वगैरह दिया जा रहा है उसको सॉल्व करिए। होपफुली आप लोग भी इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। ठीक है, स्टूडेंट देखो जो मेहनत करते हैं वो निकल जाते हैं, वो चाहे मतलब ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, ठीक है। कई स्टूडेंट जैसे अभी बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि ऑनलाइन का अपना अलग एडवांटेज है। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि आप क्लासरूम में बैठ के, मान लो आपका मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन, हेजिटेशन जैसा भी होता है कि बैठे बैठे ही रहना है। इसमें ऑफलाइन में क्या हुआ, आप 5 मिनट चले गए, अपना फ्रेश होकर के आ गए, ठीक है। तो ये भी एडवांटेज होता है इसमें, ठीक है। कभी कभी मान लो बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप स्विच ऑफ कर दिए, बाद में देख लेते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। ऑफलाइन में ये फैसिलिटीज जनरली नहीं होती है। और प्लस जानते हो, ऑनलाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टाइम सेव होता है, आने जाने का टाइम आपका बच जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, मेन होता है, देखो क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। अभी जैसे अभी क्वांटम स्टार्ट हुआ है। अब कुछ लोग अभी जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट डे हम देख रहे थे कि 100+ स्टूडेंट थे, अब देखो 20-25 स्टूडेंट ऐसे ही गायब हो गए, ओके। तो वो, 140 सर। हाँ, तो जानते हो वो वही जानते हो, मतलब पेशेंस की बात है, ठीक है। आपको देखो होता क्या है कि जैसे क्लासेस जो चलती है ना, वो कोई इंटरटेनमेंट, कल भी जानते हो एक स्टूडेंट हमें फोन किया, ठीक है, अजय नाम था उस स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसने हमें फोन किया, बोला सर ज्यादातर टीचर क्या होता है, स्टूडेंट को कोशिश करते हैं कि क्लास में इंटरटेन करते हुए पढ़ाएं, और जिससे जो है ना, मतलब अननेसेसरली, किसी एक टीचर का नाम भी लिया उन्होंने, ठीक है, दूसरी कोचिंग में, बोल रहा था कि हम उनके लेक्चर देख रहे थे, वो एवरी टाइम वो कोशिश में ये लगे रहते हैं कि किसी तरह से स्टूडेंट को इंटरटेनमेंट कराते रहा जाए, ठीक है ना। और उसकी वजह से वो अननेसेसरी भी बहुत कोशिश में लगे रहते हैं, और उससे काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कंटेंट जो कवर होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। देखो डेफिनेटली लर्निंग प्लस इंटरटेनमेंट अगर दोनों को मिक्स किया जाएगा ना, तो कंटेंट कवर जो है ना बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट के तो बहुत सारे सोर्सेस हैं आपके पास, ठीक है, वो इंटरटेन उन लोग को इंटरटेनमेंट करने दो, ठीक है। अब टीचर भी इंटरटेनमेंट कराने लगेंगे तो फिर पढ़ाई कौन कराएगा, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्ट से एंटरटेन कराते तो एक बात होती है। हाँ, तो नहीं, वही हम देखते हैं, लोग लोग जानते हो मतलब करते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इंटरटेनमेंट होता है ना, वो सब्जेक्ट से हट करके ही होता है, ठीक है। वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, यस ठीक सर। है। हम्म। आपका तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो पढ़ाई बेसिकली देखो इसी तरह से होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बस सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और मेन है आप लोग कितना रिवीजन करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ड होती है, ठीक है। बार बार रिवीजन करो, टेस्ट जरूर दिया करो। जो लोग टेस्ट देते हैं ना, वो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, देखो हम लोग को कैसे पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट अच्छा करने वाला है। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म कर रहा है बेटर, ओके, वो क्या बोलते हैं, वो लोग अच्छा करते हैं। हम आप लोगों को किसी दिन टेस्ट हम ओपन करके दिखाएंगे, जो पास्ट में टेस्ट हुआ है ना, तो उसमें जानते हो जो लोग अच्छा किए हैं ना, वो हमेशा टेस्ट में भी अच्छा कर रहे थे, ठीक है।
जैसे 2-3 स्टूडेंट, जैसे एक पवन है, अभय है, ठीक है, भूमिजा है, इन लोग का टेस्ट में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना कि आप थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं उसको आप प्रिपेयर करके देंगे। अब टेस्ट में हम देख रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट तो टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनका कहाँ से प्रिपरेशन हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें एक्सटेंड कर दीजिए, हम बाद में टेस्ट देंगे, और फिर बाद में भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप जैसे छोटे छोटे यूनिट का टेस्ट होता है ना, उसको अगर आप देते ही रहेंगे, ठीक है, तो आपका छोटा छोटा यूनिट प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया गया था, ठीक है। और और बाद में फिर फुल लेंथ टेस्ट वगैरह भी होता है, तो वो आप देंगे, ठीक है। सर चलो ठीक B2 है, हम बैच का लोग कब से चालू होगा बे? क्या, B2 बैच का टेस्ट, नहीं यूनिट अभी टेस्ट होगा सर। नेक्स्ट, अभी मंडे मंडे को जो है ना टेस्ट होगा आप लोग सभी का, ठीक है। ओके सर सर। B1 में सर प्रैक्टिकल के साथ टेस्ट भी में था। टेस्ट चलो इंक्लूड अभी करा पहले स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे थे लास्ट क्लास में, BBR, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है फोटो। तो आज हम जो है ना PBR के कुछ एग्जांपल्स के लिए बोले थे आप, क्या, इसके कुछ क्वेश्चंस के लिए बोले थे आप। तो क्वेश्चन आप लोग करोगे ना, ठीक है, वो हम फिर एक दिन प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगा देंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, ठीक है ना। सर फोटो जो इंटेंसिटी डिस्कस की थी लास्ट टाइम, उसमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आती है ना इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। हाँ, इंटेंसिटी में सारे फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं। तो अगर इंटेंसिटी को अगर फ्रीक्वेंसी पर प्लॉट करेंगे तो प्लॉट तो नहीं आना चाहिए। नहीं तो सर मतलब जब हम बात करते हैं ना इसकी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे EMT में आप लोग बाद में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, कि हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करते हैं फॉर्म, जैसे EMT में एनर्जी डिफाइन करते हो ना, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, आपने देखा होगा ये फॉर्मूला, E² और डी टॉ, ये होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इसमें से वॉल्यूम हटा देने पे ये एनर्जी डेंसिटी बन जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब हम एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं ना, तो यही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी अगर डिफाइन करते हो, ठीक है ना, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी हम ऐसे लिख देंगे ना, सॉरी इंटेंसिटी हम लोग अभी लिख रहे थे ना, आपने देखा था, हाँ। तो मतलब ये था ना, I/C = U था, ठीक है ना, I/C, तो I = C × U हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये यहाँ पे पुट होगा, तो इंटेंसिटी = हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² और × C। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ जाता है, ठीक है, बाद में आप पढ़ोगे एम्पलीट्यूड कैसे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ना इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी अभी हम बताने वाले भी थे इसके बारे में, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज दैट ओके, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, देखो मतलब देखो, जब भी आप बुक पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, या कोई क्लासेस वगैरह अटेंड करने के लिए, हम आपको बता रहे हैं हमारे घर में कुछ लोग इंटरेस्टेड थे ऑनलाइन बिजनेस में, ठीक है ना। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो आजकल आप देखोगे ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेस का ऐड आता रहता है कि आप हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो उस कोर्स को उन्होंने परचेज किया, मतलब 5 डेज का कोर्स था, ऐसी 2000 वगैरह कुछ प्राइस था। तो 5 डेज के लिए परचेज किया। तो फर्स्ट डे जानते हो, थोड़ा सा मतलब 10 मिनट देखे, ठीक है, 1 आवर का सेशन था। तो 10 मिनट देखे तो उनको लगा यार मतलब उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब लगा कि मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन ऐसे निकल गया, 5 दिन फिर नहीं देखे वो। और उन्होंने मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर का भी कोई ऑप्शन नहीं था, फिर भी नहीं देखे, ठीक है ना। तो मतलब ये था कि थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से। लेकिन जानते हो क्या है कि जो भी पर्सन मतलब ऑनलाइन मतलब बता रहा है, वो कुछ ना कुछ कंटेंट तो प्रोवाइड किया होगा, उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो जाती। तो मतलब अब फिर से सोच रहे हैं वो, ठीक है, कि फिर से अब उस टाइम नहीं देखें, गलती हो गई, अब फिर से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जानते हो, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास भी कई लोगों के कॉल आते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर उस टाइम थोड़ा लेजी हो गए थे और नहीं देखे, अब फिर से सोच रहे हैं देखने का।
तो मतलब क्या बोलते हैं अब क्या करना होगा, फिर से कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या करना होगा, इस तरह से स्टूडेंट बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली जानते हो थोड़ी सी लेजीनेस हो जाती है जब आपके पास फैसिलिटी होती है ना, तो लेजीनेस हो जाती है। बुक भी तो होती है आपके पास, लेकिन बुक कहाँ पढ़ जाते हो पूरा, तो वो चीज इसके साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा लेजीनेस को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारे लेक्चर्स थोड़ा सा मतलब एफर्ट लगा के देखना होगा, पढ़ाई करने के लिए एफर्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। ठीक है। दूसरा हम आपको बता रहे हैं, देखो एक एग्जांपल, जैसे आप सभी जानते हैं कि एनपीटीईएल में बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, है ना, तो ये जानते हो ना सभी लोग। यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो Yes, sir. एनपीटीईएल का हमने एक बार ऐसी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो जानते हो क्या है कि हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, इसको अगर आप सबसे देखोगे ज्यादा कि views। हाँ 30K लोगों ने देखा है अगर, ठीक है, तो उसमें मान लो 60th लेक्चर है, 60th, तो उसको जानते हो 1K लोग देखते हैं, आप ये ध्यान दो, ठीक है। तो जो 1K देखेंगे ना, वही जो स्टार्टिंग से लास्ट तक जो वन मतलब जिसने देखा समझ लो वो सीख जाएगा, और जो स्टार्टिंग में देखा उसके बाद लेजी हो गए, वो कहाँ से सीखेंगे, आप बताइए। तो सीखने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखो इतने कंटेंट जानते हो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन 29,000 लोग जो है ना नहीं है उसका यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। वो अपना मतलब उनका पर्सनल कहते हैं ना इनर्शिया जो है, ठीक है, उस इनर्शिया की वजह से ये 29,000 लोग अब देखोगे कि देखते ही नहीं है वो लेक्चर को, हालांकि वो लेक्चर यूजलेस नहीं है, दो लेक्चर्स आर आल्सो वेरी यूजफुल लेक्चर्स, ओके। आईआईटी के प्रोफेसर आपको लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब यूजलेस कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखते नहीं है लोग, क्योंकि सोचते हैं कि पढ़ा हुआ है, कभी और देख लेंगे कभी और देख लेंगे, इस वजह से। तो आप देखोगे हर एनपीटीईएल के लेक्चर में यही स्टैटिस्टिक्स है, तो वो चीज जानते हो हर जगह वो भी मतलब देखा जा रहा है, ठीक है, कि ये ट्रेंड हर जगह है। तो वही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स में भी है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट आते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो वो लोग देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मतलब ऐसा तो होना ही है कि कुछ लोग सिलेक्ट होंगे और कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, और नहीं सिलेक्ट होने वाले लोगों का मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम आपको बता रहे हैं कि वो लोग काम को टाल देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा 1-2 दिन के बाद से स्टार्ट करेंगे, अभी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, बोर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स जो है ना यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ये जो वर्ड है ना हमने अपने घर में बोल रखा है कि कोई भी ये वर्ड यूज नहीं करेगा। हमारा लड़का जो है ना, ही इज 7 ईयर ओल्ड, तो जब जब भी बोलता है मम्मा बोर हो रहे हैं बहुत हम, तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली उसे डांटते हैं कि ये वर्ड कभी भी यूज नहीं करोगे घर में, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग कभी भी बोर नहीं होते हैं, ठीक है। जो लोग इंटेलिजेंट नहीं है ना वो लोग ही बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट सर करते आपने हैं। जो बुक्स बताई थी, तो जेट ली और ग्रिफ्थ की बुक्स बताई थी सर, आर्थर हाँ बाइसन हाँ, कैसी है सर? पढ़ सकते हो, बुक्स तो बहुत सारी हैं, अब सबका पूछते रहोगे कि ये कैसी हो, तो आपको लगती है कि ठीक है तो पढ़ जाओ उसको, ठीक है। यस सर। हाँ देखो ये चीज हम बता रहे हैं, ज्यादा पूछा मत करो, ठीक है ना, क्योंकि जो लोग ज्यादा पूछते हैं ना वो पूछ के ही रह जाते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ जाते हैं, ठीक है। बल्कि और तो लोग छुपा के पढ़ते हैं कि ताकि हम ज्यादा सीखें, ठीक है। इतना पूछ के नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, बस पढ़ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप सभी जानते हैं कि इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज, है ना। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था कब, इन 1887, ठीक है। हर्ट्ज के मतलब और ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज, ठीक है ना, इन 1887 एक्सीडेंटली मतलब अननोइंगली, मतलब जानबूझ करके प्लान करके नहीं किया था, ठीक है ना, अननोइंगली, ठीक है, अननोइंगली किया था, ठीक है। मतलब ही वाज डूइंग समथिंग एल्स एंड ड्यूरिंग दैट ही ऑब्जर्व्ड दिस फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो बेसिकली उसी के आसपास मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था ना थियोरेटिकली कि देयर एग्जिस्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वी कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कॉन्सेप्ट उसी टाइम आया था। सो ही वाज trying to produce electromagnetic wave and he was trying to receive electromagnetic wave, so he was doing those experiments and during those experiments he actually observed this phenomena, ठीक है ना। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि दिख नहीं गया, आप ध्यान रखोगे, उसको ऐसा कुछ नहीं दिखा था कि मान लो मेटल है और मेटल के ऊपर लाइट ऐसे गिर रही है, ठीक है ना, ऐसे लाइट गिरी है तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखा था उसे, समझ गया ना।
देयर वाज नथिंग सम लाइक दिस, ओके। उसने मतलब, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन आज तक किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए कॉन्सेप्ट, ओके। जिस तरह से कहते हैं ना गॉड को किसी ने नहीं देखा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी किसी ने नहीं देखा। वो मतलब इनडायरेक्ट एविडेंस है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इन चीजों को किसी ने नहीं देखा आज तक, ठीक है। एक मिनट, एक फोटो थी इलेक्ट्रॉन। दादा वो ऐसी फोटो है। अरे नहीं, साइंटिफिकली मतलब वो क्या कह रहे हो? फोटो गैलेक्सी इलेक्ट्रॉन का फोटो था गैलेक्सी में देखी थी। इसमें? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हुआ था, देखिए। अरे कोई ऑब्जर्व नहीं हुआ, कहाँ से देखोगे, दिखेगा ही नहीं। तो वो इनडायरेक्टली ऑब्जर्व हुआ था, समझ गया ना, डायरेक्टली नहीं, ठीक है ना। डायरेक्टली आज तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है ना। तो एटम को देखा ही नहीं है, तो डायरेक्टली आपको पता है ये हर्ट, ये क्या नाम है, बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन का नाम सुना है ना आपने? जी सर। बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया था, पता है ना? ये सर आपने बताया था। बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया था, क्यों किया था सुसाइड? ठीक है, क्योंकि जानते हो इसने एटम का थ्योरी दिया था, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपको पता है ना, बोल्ट्जमैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, तो बोल्ट्जमैन ने दिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। तो लोग पूछते थे कि आप गैस पार्टिकल की बात करते हैं, दिखता तो नहीं है कहीं पे गैस पार्टिकल, ठीक है ना। या एटम्स की मतलब हमें एटम्स तो दिखते तो नहीं है, ठीक है ना। एटम की बात आप लोग करते हैं तो एटम्स दिखते कहाँ हैं, ठीक है। तो लोग बहुत मतलब उसको मतलब इस तरह से कि एटम वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरह से जो है ना लोग मतलब टॉर्चर कर दिए उसको काफी, ठीक है। तो उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो एटम दिखता ही नहीं है, उसका इनडायरेक्ट एविडेंस है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन भी दिखता नहीं है। तो जानते हो देखो क्या है, दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज इन 1887 एक्सीडेंटली, ठीक है ना। उसने मतलब देखा कि किसी सर्किट में जो है ना मतलब करंट का वैल्यू सडनली इंक्रीज कर रहा है, ओके। करंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो मतलब उसने ये देखा कि मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, मान लो कहीं से प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके आसपास में कोई दूसरा सर्किट था, उस सर्किट में करंट इंक्रीज कर रहा था। तो ये करंट के थ्रू उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो फिर उसने उसका एक्सप्लेनेशन डेवलप किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने मतलब यही एक्सप्लेनेशन डेवलप किया कि जब लाइट फॉल कर रही है मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ये लाइट जनरली जो है ना विजिबल लाइट नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ी सी हाई एनर्जी का लाइट होता है। दिस इज अल्ट्रावायलेट, ओके। तो ultraviolet light falls on this metal, then electron gets ejected, okay, ठीक सर है। सनलाइट में भी तो अल्ट्रावायलेट होता है ना, हाँ, सनलाइट में भी होता है। तो सर ये नॉर्मल लाइट में भी हो जाता है? क्या? सर सोलर पैनल सर ऐसे ही काम करते हैं सनलाइट में? हो सकता है हो जाता होगा, ठीक है ना। मतलब ब्लू लाइट जो है ना उस साइड ब्लू लाइट वाले में हो जाता होगा, ठीक है। नहीं तो सोलर पैनल वगैरह मेटल जैसे हम लिख रहे हैं ना मेटल, तो मेटल सोलर पैनल जो बनाते हैं ना वो बेसिकली आजकल जो है ना कुछ ऐसे होते हैं ना कि दूसरे मटेरियल वगैरह यूज कर लेते हैं। तो मतलब हो सकता है कि ये जो है ना थोड़ा सा मतलब हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी। वो जानते हो क्या होता है कि वो डिजाइंड मटेरियल होता है ना। कुछ मटेरियल अगर इतना आसान होता है ना, जानते हो क्या है, आपको पता है ना सोलर पैनल की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, होती है कि नहीं होती? आप लोगों ने सुना होगा ना कि आजकल जो है ना जानते हो टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा मतलब वर्क हो रहा है वो सोलर पैनल पे ही हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है ना कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ नहीं पा रही है, ठीक है। तो अगर इतना आसान होता ना कि किसी भी मेटल पे हम लाइट गिराएं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता, तब तो बहुत इजीली जो है क्या बोलते हैं सोलर पैनल वगैरह बनाया जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ना, ठीक है। तो मतलब होता है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा मतलब विजिबल लाइट से होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब मोस्टली इजिली ऑब्जर्व होता है। देखो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर हम जैसे विजिबल लाइट यूज करते हैं, सपोज करो विजिबल लाइट, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मगर इसकी ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वेरी लेस, ठीक है ना, ये वेरी लेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक है। और अगर हम जैसे मेटल लिए, ठीक है ना, मेटल, और अगर हम मान लो अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करते हैं, अल्ट्रावायलेट, तो इससे जो है ना मतलब लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लार्जर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मतलब ये नहीं सोच कहोगे कि मतलब इंटेंस, हम अभी बेसिकली मतलब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करोगे तो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है बेसिकली, तो मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही है कि व्हेन, देखो व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम ये कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली। बस अभी रुको एक मिनट, इजेक्टेड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हेन फोटो, सॉरी हम लोग यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिख रहे हैं, व्हेन लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when light falls on metal electrons are ejected, this is called photoelectric effect, okay। ठीक है, तो अब देखिए ये फर्स्ट टाइम हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, बट डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट जो है ना वो मतलब सम अदर पीपल ने किया था, मतलब लिनार्ड वगैरह कुछ नाम था उनका, ठीक है ना। सो डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बाय लिनार्ड शायद नाम था, ठीक है ना, देख लोगे आप लोग, लिनार्ड, ठीक है, गेव फॉलोइंग, या कह सकते हो गेव, या कह सकते हो रिकॉर्डेड फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स देखो यहाँ पे ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ पर्टिकुलर फीचर हैं, समझ गया ना। देखो फर्स्ट फीचर इसका ये है, इट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, ठीक है। ये एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट का मतलब हुआ कि लाइट जैसे ही गिरी ना, इलेक्ट्रॉन वैसे ही इजेक्ट होगा, मतलब थोड़ी देर के बाद नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब एज सुन एज लाइट फॉल्स ऑन मेटल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ओके। तो अगर इजेक्ट होना है तो तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी इजेक्ट नहीं हुआ थोड़ी देर के बाद इजेक्ट होगा, दैट डजंट हैपन, ओके, इमीडिएटली इजेक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, ओके। ये मतलब नो इसका मतलब है नो टाइम डिले या लैग, ऐसे लिख सकते हो, टाइम लैग बिटवीन, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंस ऑफ लाइट के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। सेकंड फीचर जो इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बाय लिनार्ड रिकॉर्डेड फॉलोइंग फीचर्स ऑफ, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट का ये आउटकम है, या ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें पता चली। उसमें दूसरी बात ये है कि देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, या कह सकते हो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बेसिकली या प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ये कह सकते हो, ठीक है। थर्ड फीचर इसका ये था कि नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू नॉट बोल देते हैं, ठीक है ना। फोर्थ फीचर इसका ये है, फोर्थ फीचर्स दैट फोटो करंट इंक्रीजेज, ठीक है, विथ इंटेंसिटी, विथ इंक्रीज कह सकते हो, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो करंट
बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका अनदर फीचर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 फीचर्स हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लिख रहे हैं ना, नन ऑफ दीज फीचर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल थ्योरी। ओके, जो मतलब हम लोग जो भी क्लासिकल थ्योरी कहने का मतलब हो गया, जो जो मैकेनिक्स के लॉज हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का जो लॉ है, उससे बेसिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स, ध्यान रखोगे, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जब हम कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और प्लस, ठीक है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, सो रिमेंबर क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन these observations। तो ये जानते हो बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम था उस टाइम का, बहुत ही वेल नोन प्रॉब्लम था, जिसे क्लासिकल फिजिक्स जब भी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखोगे दोनों इंक्लूड होता है उसमें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एज वेल एज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये दोनों मिलकर के जो है ना, ये 4 एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया ना, कि उसने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना, मगर उस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन हो गया। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, वाई क्लासिकल फिजिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो देखो अगर हम ये बात करते हैं ना, वाई क्लासिकल फिजिक्स could not explain, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो इसका फोटो इलेक्ट्रिक कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए ये है, फर्स्ट इसका आंसर ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग इंटेंसिटी जो डिफाइन करते हैं ना, वो है बेसिकली 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर और इंटू सी, ये है, ठीक है ना। तो मतलब इंटेंसिटी में आप देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है कहीं पे भी, आप देख सकते हैं लाइट का जो है ना, ये एम्पलीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। तो मतलब नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी एंड एनर्जी, सॉरी एंड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है ना। तो देखो अब जैसे सर सी को तो फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा में कन्वर्ट हाँ? कर सकते हैं। क्या कह रहे हो, सी को नहीं तो सी लेमडा को भी आ जाए, नहीं आप लोग थोड़ा सा एक मिनट सोच के फ्रीक्वेंसी बोला करो ना, एक मिनट थोड़ा सोचा करो, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि ऐसे देखो आई इक्वल टू, जानते हो जो चीज माइंड में आए ना एक बार सोच लिया करो। तुमने सोचा है इसका कोई एक्सप्लेनेशन, हम ये वर्ड बोल रहे हैं, चलो ठीक है ना, चलो कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे बोल रहे हो कि इसको कन्वर्ट कर सकते हो, किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो। सी इक्वल टू क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी और लेमडा, बोलो अब चुप क्यों हो गए। सर वेव वेलोसिटी। अरे सी इक्वल टू न्यू लेमडा लिखते हैं ना, ये लिखते हैं ना। यस हाँ सर, तो यस सर। इसको ऐसे लिखोगे न्यू इंटू लेमडा, ठीक है ना। हाँ तो नहीं चलो ठीक है, ये मतलब इसने ये कहा ना, तो हम चलो उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखा है इंटेंस, हम ये कह रहे थे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तुमने कहा कि चलो हम सी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस टर्म में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऐसी बात नहीं है। देखो होता क्या है कि जब आप डिफरेंट लाइट की बात करोगे ना, जैसे मान लो आप बात करते हो ग्रीन लाइट की, ठीक है ना, ग्रीन लाइट, फिर आप बात करोगे रेड लाइट की, मान लो वायलेट लाइट की, ब्लू लाइट की, तो देखो क्या होगा, सभी का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो दोनों डिफरेंट होगा, तो ये प्रोडक्ट आप बताइए सभी के लिए स्पीड सेम, इन सभी का स्पीड क्या होता है, सेम होता है डिफरेंट होता है। आप जानते हैं इन सब का स्पीड जो है ना सेम होता है, तो दोनों चीजें इनकी डिफरेंट होती है ना, स्पीड सभी का सेम है मगर वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है और लेमडा। तो जब आप बोल रहे हो ना फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा यहाँ पे, तो लेमडा भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेमडा भी डिफरेंट होगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये प्रोडक्ट सभी के लिए सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेमडा पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे और दोनों सबसे सेम रिजल्ट आएगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बोलना पड़ेगा हमें, नहीं करेगा सर। नहीं कर रहा है ये बोलेंगे ना,
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, हाँ, तो ये कांस्टेंट ही हो जा रहा है ना बार बार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे कि ये जो है ना, इसीलिए बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन में आएगा ना, वो बेसिकली लाइट से ट्रांसफर हुआ है। तो हम कहते हैं कि लाइट का जो इंटेंसिटी है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लाइट जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन में, वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिकली, तो इसलिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, ये रिलेशन जो है ना, इस पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बहुत वेल नोन रिलेशन है, इसको रट लोगे बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ चीजें बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाद में ईएमटी में पढ़ोगे, लेकिन अभी भी याद कर लो, ठीक है ना। मान लो ओरिजिन नहीं जानते हो आप इसका कहाँ से आया है, मगर फिर भी याद कर लो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसका डेरिवेशन बता देंगे, ठीक है, ईएमटी में। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड। अच्छा, पहला हमने क्या लिखा, इट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। हाँ सॉरी, ये वाला, ये तो हमने बता दिया, क्यों नहीं, ये हम बता दिए ना कि क्योंकि इंटेंसिटी जो है लाइट की, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मतलब लाइट जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन में, वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व होता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड, इट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। ओके, अब देखो क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक क्लासिकल थ्योरी ये कहता है ना कि हम लाइट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इफ लाइट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, तो मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली एनर्जी रिसीव कर रहा है। अब कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करेगा, तो क्या है कि वो बेसिकली उसकी एनर्जी कुछ देर के बाद बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, तो वो बाहर आ जाना चाहिए मेटल से। ये कहता है क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी कहता है कि कुछ देर के बाद भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए अगर हम लाइट शाइन कर रहे हैं। तो ये पाया जाता है कि अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी का लाइट आप इंसिडेंट करोगे ना, चाहे कितनी भी देर इंसिडेंट करो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टेड। ओके, तो क्लासिकल थ्योरी कहता है कि चाहे कितना भी कम फ्रीक्वेंसी का आप लाइट इंसिडेंट करें, बहुत देर तक इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा बाहर, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हो तो अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। क्लासिकल थ्योरी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर निकलेगा, बहुत देर के बाद निकलेगा, हो सकता है 1 घंटे के बाद निकलेगा, लेकिन निकलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो कभी नहीं निकलता है फिर, ठीक है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी लो करने पे। तो देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन हम ये कह रहे हैं ना कि ये इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। तो क्लासिकल थ्योरी कहता है कि जरूरी नहीं कि इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है इंस्टेंटेनियस, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा इंस्टेंट। तो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए क्लासिकल थ्योरी। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बिलो सर्टेन, सॉरी नो इलेक्ट्रॉन, ये नो इलेक्ट्रॉन है, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल थ्योरी कहता है कि हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए। अगर बहुत देर तक लाइट को शाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन भी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बिलो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके, सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पे फोटो करंट इंक्रीजेज, ठीक है ना। फोटो करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने से करंट जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं ना, उसकी वजह से जो करंट फॉर्म होता है, उसी को हम लोग फोटो करंट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों बढ़ जाता है, ठीक है ना, दैट ऑल्सो क्लासिकल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। क्योंकि करंट बढ़ाने के लिए देखो क्या है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है ना, नो, मतलब इसमें 2 चीजें नहीं आ रही, नंबर भी नहीं आ रहा है और दूसरी बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर तो है नहीं यहाँ पे कि नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नंबर जब नहीं बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी जो है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ जाता है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हो क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ रहा है तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उसकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना, नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और नंबर नहीं बढ़ेगा तो करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि करंट नंबर बढ़ेगा तभी तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। So according to classical theory, actually, when you increase the intensity, then kinetic energy of electron should increase. Number of electron ejected should not increase. Okay, तो मतलब इसमें से जानते हो ये 4 ऑब्जर्वेशन जो है ना, कोई भी ऑब्जर्वेशन को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो मतलब एपरेटस यूज किया जाता है, वो बेसिकली एपरेटस सिंपल है। देखिए जैसे पहले तो एक वैक्यूम ट्यूब लिया जाता है, समझ गए ना, मान लो ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। दिस इज ए वैक्यूम चैम्बर,
ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत मतलब टाइनी पार्टिकल्स है ना, अगर बीच में गैस पार्टिकल आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड हो जाएगा, तो फिर आप डिटेक्ट कैसे करोगे उसको। तो इसीलिए पहले तो सबसे पहला काम है कि इसमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वैक्यूम। ठीक है, जानते हो ये चीज सब चीजें, जैसे वैक्यूम वर्ड आया ना, तो आप लोग को जानते हो सोचना, ये सब सोचना चाहिए खुद से कि वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्या कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि बाद में जो लोग एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, ठीक है ना, तो उनसे ये सब क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग गूगल वगैरह में सर्च करके देख लोगे, ठीक है ना, वैक्यूम कैसे क्रिएट करता है किया जाता है, ठीक है। ये वैक्यूम मतलब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया गया, ठीक है ना, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, सो यू शुड नो दिस थिंग्स, ठीक है। तो वैक्यूम चैम्बर हो गया ये, मतलब इससे एयर को निकाल दिया गया, यहाँ पे लगा दिया गया एक मेटल प्लेट और एक मेटल प्लेट इधर लगा दिया गया, ठीक है ना। इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, मान लो ऐसे करके, ऐसे, सॉरी, ये मान लो हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इधर जो है ना बेसिकली ये पॉजिटिव प्लेट है और ये मान लो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बेसिकली हमारा एनोड हो जाएगा, दिस इज एनोड, और ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है बैटरी के, तो ये हमारा कैथोड हो गया, दिस इज कैथोड, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बीच में यहाँ पे आ गया ना, तो उसको ये एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कैथोड जो है ना बेसिकली ऐसे मेटल का बनाया जाता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना चाहते हैं। तो देखो क्या है कि हम लोग यहाँ पे कैथोड के ऊपर लाइट शाइन कर रहे हैं, दिस इज लाइट। तो लाइट शाइन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एनोड पॉजिटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जरूरी तो नहीं कि इसी डायरेक्शन में इजेक्ट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर इजेक्ट हुआ, ठीक है ना, इधर इजेक्ट हुआ होगा, तो ये ऐसे चला जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे इधर चला गया, ठीक है। तो ये तो नहीं, यहाँ पे नहीं भी पहुंच सकता है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं, ये, ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो बहुत ये वोल्टेज बढ़ाने से थोड़ा जल्दी इधर पहुंचता है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचने का चांस होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली रफ स्केच ऑफ द एपरेटस है। मेन बस ध्यान रखोगे कैथोड पे लाइट शाइन करते हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो ये एनोड पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मतलब बीच में गैप है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है ना, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सर्किट में एक करंट दिखता है, ठीक है ना। तो ये मान लो एमीटर है, एमीटर से करंट, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा ना उसको हम लोग फोटो करंट बोलेंगे, क्योंकि अगर ये लाइट शाइन नहीं हो रहा है तो ये सर्किट बीच में वैक्यूम होने की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो तभी कर सकता है जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, देन ओनली करंट विल फ्लो, इज दैट ओके। तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है ना, दैट इज कॉल्ड फोटो करंट, ओके। यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा उसको हम लोग आईपी बोलते हैं, सो आईपी हियर इज फोटो करंट, फोटो करंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स है ना, उसके लिए कुछ ग्राफ वगैरह अगर हम बनाते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, इसका तो कोई ग्राफ नहीं हो सकता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें देखो बोला जा रहा है ना कि बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी कोई भी लाइट इमिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, तो इसके बिलो कोई भी लाइट इमिट नहीं होगा, तो ये ऐसा ग्राफ, ये मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ध्यान रखोगे। ये न्यू नॉट जो है ना, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके बिलो कोई भी लाइट इमिट नहीं हुई है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंसिडेंट लाइट की इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ध्यान रखोगे, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ध्यान रखोगे, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। अभी हम देखो आइंस्टाइन का थ्योरी डिस्कस नहीं किए हैं, ध्यान रखोगे, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ग्राफ होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करंट, फोटो करंट, ठीक है ना, आईपी प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज फोटो करंट, ठीक है। और एक ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, हम बता रहे थे ना कि अभी जैसे अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हो ना आप, यहाँ पे इफ यू इंक्रीज अप्लाइड वोल्टेज तो इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर ट्रांसफर होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो इधर इधर जा सकते हैं ना, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उसका चांस कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जब तक ये जैसे यहाँ से यहाँ तक गया ना, जैसे होगा क्या कि जाएंगे तो वो उधर भी, लेकिन देखो यहाँ से यहाँ जाने में भी तो कुछ टाइम लगेगा ना, मान लो यहाँ तक जाना है, यहाँ से कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इधर बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगा ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज की वजह से, तो इधर जल्दी पहुंच जाएगा, इधर कम, इधर ज्यादा टाइम लगेगा जाने में, ठीक है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पाया जाता है कि अगर हम ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, उसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो आप सभी जानते हो कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, कि फोटो करंट जो है वो बेसिकली जीरो हो जाता है एक सर्टेन वोल्टेज पे, जिसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, VS, ठीक है। और ये अगर आप इसको बढ़ाते हो तो ये अल्टीमेटली जाकर के कांस्टेंट हो जाता है इस तरह से। तो अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाने पे आप देख रहे हो फोटो करंट इंक्रीज कर रहा है एंड अल्टीमेटली बिकम्स कांस्टेंट व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, तो ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब लेकिन इसी ग्राफ को हम डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे प्लॉट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये इंटेंसिटी I1 पे प्लॉट किया गया, अब हायर इंटेंसिटी पे प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ जो है ना ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, ये I2 हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये रिवर्स नेगेटिव वोल्टेज होता है बेसिकली, जिसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दिस VS, जिस पोटेंशियल पे करंट जो है ना, देखो इस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये भी जो ग्राफ है ना, देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे करंट अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जा रहा है, तो ये I1, ठीक है ना, ये IP हमारा फोटो करंट है, ये I जो लिख रहे हैं ना हम लोग, ये मान लो इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो I1 I2 जो है, I1 और I2, यहाँ पे I2 जो है ग्रेटर देन I1 है, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी है, ठीक है, ये इंटेंसिटी। IP हम लोग करंट को लिख रहे हैं, IP फोटो करंट, ठीक है ना। तो हायर इंटेंसिटी पे जो सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम करंट है ना, वो हायर हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये टोटली एक्सप्लेन नहीं हो पाता है क्लासिकल थ्योरी से। क्लासिकल थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि हायर इंटेंसिटी पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सो सच थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना, बाय क्लासिकल थ्योरी। तो दो मेन ग्राफ इसका यही है, ठीक है ना, दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, ओके, ठीक है। अब देखो आता है आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आइंस्टाइन ने क्या दिया एक्सप्लेनेशन। तो पहली बात, थोड़ा स्लाइड नीचे करना था, स्लाइड करना, ठीक है। तो ये I1 I2 ध्यान रखोगे इंटेंसिटी है, ये करंट हम IP लिख रहे हैं, दिस IP इज करंट, ओके। तो ये सभी ग्राफ आप ध्यान रखो, आइंस्टाइन वर्ड आने से पहले, आइंस्टाइन का नाम आने से पहले ये सब कुछ डिस्कस किया गया है, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है ना क्लासिकल थ्योरी है, मतलब सॉरी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग क्लासिकल थ्योरी से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, तभी तो आइंस्टाइन ने थ्योरी दिया ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो आइंस्टाइन ने क्या दिया ना, देखो न्यू कॉन्सेप्ट ये था ना कि आइंस्टाइन ने ये कहा ना कि लाइट जो है, लाइट, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए, ठीक है, कंटेन्स डिस्क्रीट, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसी को विच इज कॉल्ड क्वांटा, विच इज कॉल्ड क्वांटा, ठीक है ना, इसे हम लोग क्वांटा कहते हैं, ठीक है ना, ये आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है। और ईच क्वांटा बिहेव्स एज पार्टिकल, हर क्वांटा जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल बिहेव्स लाइक पार्टिकल ऑफ एनर्जी, एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, और मोमेंटम P इज इक्वल टू E बाई सी इज इक्वल टू h न्यू बाई सी। तो ये आइंस्टाइन ने कह दिया, ठीक है ना, कि लाइट जो है ना वो बेसिकली कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, वो बेसिकली डिस्क्रीट एनर्जी कंटेन्स डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो फिर बाद में किसी साइंटिस्ट ने फोटोन का नाम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। सो क्वांटा वाज
नेम्ड फोटोन बाय सम अदर पर्सन, शायद गिलबर्ट था, ठीक है ना, आप देख लोगे, ठीक है ना, गिलबर्ट, गूगल में सर्च करोगे ना पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि किसने नेम किया, ठीक है। सो क्वांटा वाज नेम्ड फोटोन बाय गिलबर्ट, ठीक है, तो बाद में फोटोन वर्ड यूज होने लगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब मतलब उसने क्या कह दिया आइंस्टाइन ने, देखो हम लोग जैसे अभी बता ऊपर फिगर बना रहे थे ना, तो हमने ऐसे दिखाया, मान लो कि लाइट, देखो यहाँ पे ऐसे लाइट वेव, ऐसे वेव की तरह दिखाया ना कि वेव फॉल कर रहा है इसके ऊपर। अब देखो आइंस्टाइन पिक्चर में क्या करेंगे, इसको हम दिखाएंगे कि लाइट जो है ना बेसिकली एक पार्टिकल की तरह गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा है, देखो जैसे ये मान लीजिए कैथोड है, ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम दिखाएंगे कि ये लाइट क्वांटा ऐसे फॉल कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, इट इज फॉलिंग, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो इसमें क्या है कि आइंस्टाइन ने कहा कि जब ये क्वांटा इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा ना, तो अपने सारे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना, इट विल ट्रांसफर इट्स होल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर सर जीएन लुईस है प्लैंक अच्छा, ने लुइस, अच्छा हाँ शायद कुछ, यस क्या सर था, क्या नाम लुईस था, GN लुइस है ना, यस सर ठीक है। सर ये जो वही तो पॉइंट ऑफ गिलबर्ट है। एनर्जी है प्लैंक से थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है ना। प्लैंक में था उसमें एन का मतलब सभी की सेम नहीं होगी, एन नहीं का नहीं फैक्टर नहीं, था। उसने प्लैंक ने ये कहा था ना, देखो प्लैंक ने ये कहा था कि लाइट को, तो वो पहली बात बोला ही नहीं कि लाइट में एनर्जी एच न्यू होगा, उसने ये नहीं कहा, उसने वेव ये का कहा बोला ना, था। हाँ उसने ये कहा ना कि जो ऑसिलेटर है ना, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, जो मतलब सरफेस पे जो ऑसिलेटर है, मतलब ये जो मेटल सरफेस है ना, मान लो ये मेटल है, ठीक है ना, एक मिनट, अच्छा माइक माइक ऑफ कर लो, ठीक है, क्या है, तो देखो प्लैंक ने ये कहा था ना कि जो मेटल, जो कैविटी का जो सरफेस है उससे जो रेडिएशन निकलता है ना, तो ये किसी ऑसिलेटर के वाइब्रेशन से निकलता है। तो वो ऑसिलेटर का एनर्जी डिफाइन किया था, मतलब E इज इक्वल टू NH न्यू जो लिखा गया था ना, ये बेसिकली एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, ठीक है। तो ये प्लैंक ने ऑसिलेटर का एनर्जी डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो ऑसिलेटर के एनर्जी को यूज करके उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डेंसिटी निकाला था, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि उसने ये कह दिया कि ये जो है ना, तो समझ गया ना, ये एनर्जी, ये ब्लैक बॉडी का मतलब उसने तो ये कहा ही नहीं ना कि ब्लैक बॉडी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, ऐसा कुछ कहा ही नहीं प्लैंक ने, ओके। प्लैंक ने कहा कि जो रेडिएशन इमिट होता है ना, वो किसी ऑसिलेटर के वाइब्रेशन की वजह से इमिट होता है, ऑसिलेटर जब वाइब्रेट करता है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी यही कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या वाइब्रेट करता है ना, मतलब मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स यही कहता है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट्स लाइक दिस, ओके, देन इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसने ये कहा कि जो जो चार्ज पार्टिकल या एटम वाइब्रेट कर रहा है ना, उस वाइब्रेटिंग एटम का एनर्जी NH न्यू है, ठीक है ना। और उसने मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है वो मतलब डिस्क्रीट एनर्जी की तरह ट्रीट नहीं किया, उसने कंटिन्यूअस एनर्जी की तरह ट्रीट किया, उसने स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन फिर कंसीडर किया। सो ही डिड ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो समझ गया ना, तो ये ध्यान रखो, ये दिस इज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, और इसने आइंस्टाइन ने ये कह दिया ना कि ये जो है बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये इसका एनर्जी जो है H न्यू है, ये बेसिकली मतलब आइंस्टाइन और प्लैंक के थ्योरी में रिमार्केबल डिफरेंस यही है कि आप ये कह सकते हैं फोटोन ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कंसीडर किया, इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं ना, जैसे इंटीजर मल्टीपल आपने कंसीडर कर लिया, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ओके। So Einstein, Planck considered quantization of energy of oscillator, okay, but Einstein considered quantization of energy of electromagnetic wave actually, ठीक है ना। तो चलो हम लिख देते हैं, ठीक है ना, दोनों में देखो डिफरेंस यही है। प्लैंक ने क्या किया, क्वांटाइजेशन मतलब डिस्क्रीटनेस, यहाँ पे जो डिस्क्रीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वांटाइजेशन, जस्ट अ मिनट, of energy of oscillator, ठीक है। और आइंस्टाइन ने क्या किया, ठीक है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ
एनर्जी ऑफ, ठीक है ना, लाइट, ठीक है ना, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो डिफरेंस है ना, दोनों के थॉट में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आइंस्टाइन नहीं होते ना तो प्लैंक इतना फेमस भी नहीं होते, ठीक है ना। प्लैंक की थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, प्लैंक की थ्योरी को आइंस्टाइन ने पॉपुलराइज कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वांटम, हाँ बताइए। सर इसी रीजन से ब्लैक बॉडी को सेमी क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होती है, इसलिए ऐसे बोलते हैं क्या कि हाँ, इसमें ब्लैक बॉडी सेमी क्लासिकल थ्योरी इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव, मतलब वेव का कॉन्सेप्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं उसको सेमी क्लासिकल, ठीक है। और क्वांटम, ये जो क्वांटाइजेशन है ये क्वांटम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वेव का कॉन्सेप्ट क्लासिकल लाया है, ठीक है ना, और ये क्वांटम कॉन्सेप्ट है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल या सेमी क्वांटम बोल सकते हो उसे, दोनों को मिक्स किया था प्लैंक ने, ओके। ओके अभी तो मतलब इवन बोस वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज डेरिवेशन, ओके। आप लोग, एक बुक है बोस एंड हिज स्टैटिस्टिक्स, वो बुक हमारे पास शायद होगी यहाँ पे, ठीक है ना, अभी दिख नहीं रही है, ठीक है। तो एक बुक है बोस एंड हिज स्टैटिस्टिक्स, उसमें देख, उसको अगर पढ़ोगे ना आपको तो पता चलेगा, उसमें बोस ने मतलब लिखा है बड़ा, ठीक है, देखो, हाँ ये बुक है हमारे पास, देखो ये जो है ना, ये बुक है, देखो है, अच्छा ये ऐसा है ना, बोस एंड हिज स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें देखो बहुत पतली सी बुक है, बहुत थिन है एकदम, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बोस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद प्लैंक्स थ्योरी, ओके, तो इसीलिए उसने एक नया डेरिवेशन दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो बोस ने भी काम वही किया था, डेरिवेशन, प्लैंक थ्योरी का, प्लैंक का जो फॉर्मूला है ना उसी को डेराइव किया था बोस ने, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे तो हमने क्या कहा कि देखो यहाँ पे ये आइंस्टाइन, उसने कहा लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्स डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड क्वांटा, ईच क्वांटा बिहेव्स एज पार्टिकल ऑफ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, और मोमेंटम इतना है, ठीक है ना। सो क्वांटम को हमने बोला फोटोन, जीएन लुइस ने नेम किया था, है ना, ठीक है, ओके। जी से कहीं गिलबर्ट तो नहीं है? हम गिलबर्ट है, यस सर, गिलबर्ट लुइस। हाँ तभी तो हम गिलबर्ट लिखे थे, है ना, ठीक है, हमें भी थोड़ा थोड़ा याद था, है ना, ठीक है। खाली गिलबर्ट से मैथमेटिशियन कहा जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो देखो ये जो है ना गिलबर्ट ही है, गिलबर्ट लुइस, ओके। ऑलराइट, तो देखो क्या है, तो आइंस्टाइन ने जब इतना कुछ बताया तो अब देखो हम लोग को डिस्कस करना है कि इससे कैसे एक्सप्लेन हो गया। तो देखो व्हाट आइंस्टाइन सेड इज दैट, ठीक है, आइंस्टाइन सेड, ठीक है, कि फोटोन ट्रांसफर्स इट्स होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड, ठीक है, गेट्स इजेक्टेड, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मेटल सरफेस है, दिस इज मेटल, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कोई फोटोन आ रहा है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी एच न्यू है, तो आइंस्टाइन का ये कहना है कि ये फोटोन जाएगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है ना, और ये अपना सारा एनर्जी फोटोन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है ना, तो देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, तो जब ये बाहर आएगा ना तो ये मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे मान लिया आप जानते हैं ना, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे ना तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव, तो इन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। प्लस आप जानते हो कि देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहा है ना तो ये दूसरे एटम्स, मतलब एटम्स वगैरह से कोलाइड भी कर सकता है, तो अपना एनर्जी लूज भी कर सकता है। तो इसीलिए जानते हो क्या है कि जैसे ये एनर्जी ट्रांसफर किया ना, तो ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, कभी कभी नहीं भी निकल सकता है, ठीक है ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि अपना एनर्जी एटम्स लैटिस के साथ कोलिजन में लूज कर दिया, ठीक है ना, तो हमेशा ऐसा होगा क्योंकि कुछ अट्रैक्शन की वजह से, कुछ कोलिजन की वजह से देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी,
तो ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना यहाँ से, जैसे कुछ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी मूविंग विद सम स्पीड भी, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो ये पाया जाता है इसकी जो भी एनर्जी थी ना माइनस सम वर्क फंक्शन, ये आप सभी जानते हो, ठीक है ना, वर्क फंक्शन, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। तो ये W जो लिखा गया है यहाँ पे, इसको हम लोग वर्क फंक्शन लिख देते हैं, दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कितना एनर्जी को लूज करना पड़ता है, ठीक है ना, एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन विच कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ओके। तो दिस इज W इज इक्वल टू है एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स आउटवर्ड जर्नी, ठीक है ना। इजेक्शन, क्या कह रहे हो? आउटवर्ड जर्नी की जगह इजेक्शन का यूज। अरे कुछ भी करो यार, वर्ड समझ, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। मिनिमम एनर्जी नहीं होगा ये मिनिमम एनर्जी, हाँ मतलब इसको मिनिमम लेंगे ना तब तो ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अगर इसको मैक्स, तो हाँ ठीक है, इसको मिनिमम कर दो, ठीक है। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम तो जीरो भी हो सकता है ना, नहीं ठीक है, इतना ही होगा। तो देखो ये मिनिमम होगा, नहीं जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ, जैसे ये नेगेटिव हम बता रहे थे ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो मेटल सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी ओवरकम, कुलॉम्बिक अट्रैक्शन को तो कम से कम ओवरकम तो करना ही पड़ेगा ना, तो मिनिमम एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही है, देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है लॉजिक आप लोगों को। देखो दो मतलब वर्क फंक्शन में बहुत सारे प्रोसेस इंक्लूडेड होंगे, जैसे ये बाहर निकल रहा है तो वो लैटिस के साथ कोलाइड कर सकता है, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो सकता है। बाहर जब निकल रहा है तो मेटल जो है ना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो कुलॉम्बिक अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। ये मेटल जो है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर, तो उसको उसकी एनर्जी लॉस होगी बिकॉज ऑफ दिस कुलॉम्बिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से मतलब वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना। बाउंड स्टेट को भी ओवरकम करना पड़ेगा ना। हाँ वही है, बाउंड स्टेट वगैरह सब कुछ होगा, तो ठीक है। तो ये जो है ना बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखो इस फॉर्मूले से ही तो पता चल गया ना कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन देगा। तो वो जो हम साइड में ग्राफ बनाए थे ना, वो ग्राफ यहाँ से देखिए y इक्वल टू ऐसा, ये इसको अगर आप देखो, इसको लिख दोगे y, ठीक है ना, इसको अगर आप ऐसे लिख दो x, ठीक है ना, इसको लिख दो x, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को। तो ये और ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ना, ये स्लोप बन जाएगा और प्लस ये c जैसा हो जाएगा। तो y इक्वल टू देखो y इक्वल टू mx प्लस c जैसा ग्राफ हो जा रहा है। तो इससे ग्राफ तो फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा ही। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ना, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो नेगेटिव स्लोप भी आ जाएगा, देखो नेगेटिव आ रहा है। तो बस इस ग्राफ से जानते हो ये वाला मतलब इस इक्वेशन से ये ग्राफ मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में एक्सप्लेन हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हो आइंस्टाइन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया कि फ्रीक्वेंसी सॉरी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है ये, तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, रिमेनिंग एनर्जी जो है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो इससे जानते हो ये बहुत जल्दी एक्सप्लेन हो गया, जिसको क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, वो आइंस्टाइन की थ्योरी से बहुत जल्दी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए तो इतना मतलब इसको इंपॉर्टेंस दिया गया। आप सोच रहे हो इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि आइंस्टाइन से पहले ये इक्वेशन किसी ने दिया नहीं था, इसीलिए, ठीक है। तो कहते हैं ना आइंस्टाइन ने बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल दिया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। सर इस इक्वेशन का डेरिवेशन है क्या? डेरिवेशन क्यों होगा, लॉजिकल इक्वेशन है ना। ओके अब F इक्वल टू ma का डेरिवेशन पढ़े हो कभी? हैव यू स्टडीड दिस? कभी डेराइव किया इसको? तो वैसे ही जानते हो इसका भी कोई डेरिवेशन नहीं है, F इक्वल टू ma का भी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब लॉजिक से दिया गया है वो इक्वेशन, ओके। तो ये लॉजिक से दिया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड हाँ, करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है ना एक तरह से। देखो मतलब आप एनर्जी ट्रांसफर किया, कुछ एनर्जी जो है ना, बेसिकली ये ऐसे लिखा गया ना, मिनिमम एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स आउटवर्ड जर्नी, ठीक है ना। तो मतलब जो भी एनर्जी लूज किया, ठीक है ना, बाहर मेटल से बाहर निकलने में, वो एनर्जी इसमें माइनस कर दिया, तो जो बचा काइनेटिक, जो बच गया एनर्जी, वही इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना। ओके सर। तो मतलब ये लॉजिकल इक्वेशन है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका। मतलब डेरिवेशन बस इतना ही समझ सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाया गया है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से ये ग्राफ एक्सप्लेन हो गया,
अब बचा दूसरा ग्राफ। दूसरी बातें जो बची ना यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसमें हम लोग पढ़े थे ना, मान लो ये दूसरा ग्राफ है हमारा कि क्या बोलते हैं, फोटो करंट जो है इंटेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमें अब इंटेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, या जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी लिखा गया ना, फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अब हमें इंटेंसिटी देखो यहाँ पे तो डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो देखो इंटेंसिटी जो अब एक नया डेफिनेशन, पहले जो डेफिनेशन दिया गया ना इंटेंसिटी का, देखो ऐसे था क्लासिकल थ्योरी में इंटेंसिटी का ये डेफिनेशन था ना, अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, ये था, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इन क्लासिकल थ्योरी। इसमें क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखिए न्यू थ्योरी में कैसे आता है फ्रीक्वेंसी, वो आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें बेसिकली अब हम इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन, ठीक है ना, फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी कहने का मतलब हो गया कि जब आप लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो इंटेंसिटी जो है ना ऐसे डिफाइन किया जाता है। देखो इसमें हो गया बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हैं। इंटेंसिटी का डेफिनेशन हम लोग लास्ट क्लास में भी ऐसे लिख रहे थे ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखिए जैसे एक फोटोन है तो उसका एनर्जी h न्यू होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए n फोटोन एक ही साथ गिर रहा है, तो आपको टोटल एनर्जी nh न्यू लिखना होगा, और ये हो जाएगा पर यूनिट एरिया और इनटू पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। ये इस तरह से है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो हम देखिए क्या है कि अगर एक ही लाइट है, लाइट का फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपने, मान लो रेड लाइट है, रेड लाइट को रेड ही रखते हो आप, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब उसको आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, मोर एंड मोर इंटेंस करना चाहते हो, तो बस एक ही तरीका है कि आप नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा सकते हो। एन जो है ना बेसिकली, एन यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं ना कि इफ, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, इफ वी वांट टू इंक्रीज इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर लाइट कर दो, ऑफ ए पर्टिकुलर लाइट, ठीक है, पर्टिकुलर लाइट का, पर्टिकुलर लाइट का मतलब हो गया फिक्स्ड न्यू, ठीक है ना, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी या फिक्स्ड, या फिर और लिख सकते हो, और फिक्स्ड लैम्डा, ठीक है ना, ठीक है। तो हम इसको फिक्स रखे हुए हैं। अब हम इंटेंस है ना, तो इफ वी वांट टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लाइट, देन नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है ना, विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा। अब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। सो नंबर ऑफ, ठीक है ना, सो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो चार्ज बढ़ेगा ना, चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, सो कह सकते हो आईपी, आईपी मतलब फोटो करंट, ओके, इंक्रीजेस। तो ये बेसिकली हमारा एक्सप्लेनेशन देखो आ गया यहाँ से, बस ये फॉर्मूले से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब उसमें देखो इंटेंसिटी, ये जानते हो कभी भी पार्टिकल का क्वेश्चन होता है ना, पार्टिकल का बेसिकली इंटेंसिटी ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। मतलब आप मान लीजिए पार्टिकल की एनर्जी लिखना, एक पार्टिकल की एनर्जी लिखोगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मतलब पार्टिकल से रिलेटेड जब भी आप इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे होंगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जरूर आएगा, ठीक है ना। देयर विल ऑलवेज बी नंबर ऑफ पार्टिकल, ओके। तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो होता है ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शनल जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फोटोन पिक्चर कह रहे हैं ना, तो लाइट को अब हम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस एक्सप्लेनेशन डेवलप हो गया यहाँ से, देखो कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, तो बेसिकली फोटो करंट बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा था ना, ये दो ग्राफ हम बनाए थे यहाँ पे, देखिए ये ग्राफ एक्सप्लेन हो गया यहाँ पे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, देखो I2 इज ग्रेटर देन I1, तो इसके लिए करंट जो है ना ज्यादा हो गया, ऊपर चला गया ये ग्राफ, ठीक है। सो दैट इज एक्सप्लेन्ड, ओके।
ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, तो बस यही दो चीजें आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया तो समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट आइंस्टाइन थ्योरी। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक फॉर्मूला तो समझ लो ये है इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये है, इसको आप इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। ठीक है ना, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप करना चाहते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज रिवर्स पोटेंशियल, इसको हम VS जनरली लिख देते हैं। ठीक है ना। रिवर्स पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, जनरली हम क्या करते हैं, कैथोड को नेगेटिव रखते हैं और एनोड को पॉजिटिव रखते हैं। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखोगे, और वो पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव होता है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। अब हम रिवर्स कर देंगे ना, रिवर्स कर देंगे तो मतलब एनोड जो था उसको कैथोड बना देंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और नहीं आने देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नहीं आएगा एनोड की तरफ तो करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट विल बिकम 0। ठीक है ना। तो रिवर्स पोटेंशियल विच कैन मेक, ठीक है, IP इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना। देखो अब लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बस आप ये समझ जाओगे ना, उसी फिगर पे जा रहे हैं हम वापस। ठीक है, देखो यहाँ पे चलो क्या ये है। ठीक है ना, देखो अभी हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखो कि इजेक्ट होता है कैथोड से, ये कैथोड है, नेगेटिव होता है कैथोड। ठीक है ना, एनोड पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट यहाँ से हो रहा है ना, तो ये पॉजिटिव एनोड है तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव कर दें उल्टा, ठीक है, इसको नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, रिवर्स कर दें बैटरी का पोलैरिटी को, ठीक है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा ना, तो ये नेगेटिव इसको उल्टा रिपेल कर देगा। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा ही नहीं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा ना, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, समझ गए ना, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो बेसिकली पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, या ऐसे भी बोल सकते हो करंट को 0 करने के लिए जो पोटेंशियल की जरूरत है, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 मिनट, हम एक ही स्लाइड में सब लिख दिया। IP देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ से लिखे हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से, रिवर्स पोटेंशियल विच कैन मेक IP 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पोटेंशियल required to make to stop most energetic, ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमें जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो ऐसा होगा, बेसिकली हम बता देते हैं, एक बार फिगर फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करा देते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है ना। देखो ये हमने इसको ऐसे उल्टा कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ऐसा ये कनेक्ट कर दिया हमने। अब ये जिस जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है ना, जैसे ये देखिए फोटोन है, ठीक है, फोटोन ये बेसिकली इसके ऊपर गिर रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से। ठीक है, ये मान लो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसको ऐसे लिखा हो यहाँ पे, यहाँ से ये निकल रहा है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए ये हम वोल्टेज यहाँ पे VS अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट पोलैरिटी का, तो यहाँ पे वोल्टेज VS होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच नहीं पाएगा। हम ये कह रहे हैं कि VS अप्लाई कर देंगे ना तो ये नहीं पहुंच पाएगा, मतलब यहाँ पहुंच करके भी कम से कम ये स्टॉप जरूर होगा। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल क्लोज टू द सरफेस, मतलब वर्स्ट सिचुएशन में ये होगा कि बेसिकली क्लोज टू द सरफेस मान लीजिए ये स्टॉप हो गया। ठीक है ना, ये है सिचुएशन। ठीक है ना, तो इससे लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है ना मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम है। ठीक है ना, ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली
हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। देखो ये कुलम्बिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का प्रॉब्लम है ना, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाता है। तो इसको हम ये अभी पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, एट पॉजिटिव प्लेट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। तो देखिए पॉजिटिव प्लेट पे काइनेटिक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी जो है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल आप लिखेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका ये होता है कि देखो यहाँ का जो पोटेंशियल है ना वो Vs है, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये -E हो गया, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दिस इज हाउ इट इज रिटन, ओके। अब यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 ध्यान रखोगे। ये पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका है कि जब भी एक सिंगल मूविंग चार्ज होगा ना तो उस लोकेशन के पोटेंशियल से आप चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ओके। अब यहाँ पे तो देखो स्टॉप हो जा रहा है ये, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। और अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखना है ना, तो यहाँ पोटेंशियल Vs है तो यहाँ पे 0 है, तभी तो डिफरेंस Vs होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फिर से वही चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जो है ना 0 हो जाएगा। ये तरीका है पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, ध्यान रखोगे मूव, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं व्हेन सिंगल चार्ज मूव, ओके, व्हेन सिंगल चार्ज मूव्स, ठीक है। तो ये सिंगल चार्ज मूव करता है ना, तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर देखो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, आप लोग इसके बारे में सोचोगे, ठीक है ना, क्लास 12th में बताया जाता है ये, ठीक है, कि दिस इज हाउ इट इज रिटन, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट विल बिकम E इंटू Vs, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, दिस इज आवर थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मतलब क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे बस यही 3 फॉर्मूले हैं, बस इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा ना बस इन 3 फॉर्मूले से जरूर सॉल्व किया जा सकता है, ओके। काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू Vs, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आ सकता है कि जो लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है ना उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन दे दिया गया, आपसे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया, या इसका स्पीड निकालने के लिए बोल दिया जा सकता है, स्पीड आप हाफ mv² कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ऑलराइट, सो अच्छा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, इट इज नॉट वेरी हाई, ठीक है ना। तो मतलब देखो एक्चुअली हम आपको ये बता देते हैं, जैसे हम आपको जब रिलेटिविटी पढ़ा रहे थे ना तो उस टाइम हम बताए थे कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी वो अगर क्या बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी के ऑर्डर में होगा या इससे ग्रेटर होता है, तो हम लोग बेसिकली रेस्ट मास एनर्जी m0c², तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक। याद है ये बताया गया था ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो एक्चुअली देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम लोग फोटोन यूज करते हैं ना वो गामा रे फोटोन यूज, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप चेक करो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर m0c² आप निकालते हैं ना तो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो देखिए हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं ना ये विजिबल लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट से करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोटोन के लिए जो एनर्जी हम लिख रहे हैं ना, फोटोन का जो एनर्जी है, फोटोन का एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, ये बेसिकली मैक्सिमम जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकता है, ठीक है ना, सॉरी, ये दिस इज फोटोन की एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। लेकिन जैसे m0c² जो है ना वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मतलब ये जब किलो में है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मेगा में तो जा ही नहीं सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी किलो में ही रहेगा। तो किलो को जब आप इससे कंपेयर करोगे ना तो ये मेगा मतलब 10⁶ है ये, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज मच लेस देन m0c²। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, नॉन रिलेटिविस्टिक
इफेक्ट है। आप लोग अभी पढ़ोगे कि कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है ना, कॉम्पटन इफेक्ट वो जनरली रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे हाई एनर्जी फोटोन को इंसिडेंट किया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट में, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान रखेंगे कि ये बेसिकली नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स द पॉइंट, ओके। तो बस जो भी फॉर्मूला है दिया हुआ उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लोगे आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक। हमने लॉजिक बता दिया आपको कि क्यों नॉन रिलेटिविस्टिक है। इज दैट ओके? ठीक है। तो देखो एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक दो क्वेश्चन का पैटर्न बता देते हैं। देखो क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन जानते हो कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट स्लाइड में नीचे, पूरा नीचे। यस सर यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बोल रखा है। मैक्सिमम वाले को स्टॉप करने की डेफिनेशन ही यही दिया है ना, ठीक है। रिवर्स पोटेंशियल जो, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप, मोस्ट को स्टॉप कर देगा तो हर को स्टॉप कर देगा ना फिर वो, ठीक है। उससे कम वाले को भी स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो सबको स्टॉप कराने के लिए जो पोटेंशियल की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। तो इसीलिए हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जिसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टॉप कर पा रहा है ये, तभी हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, ओके। ठीक है, तो बस 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, देखो ऐसा होता है। क्वेश्चंस आप देख लोगे, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, ये कुछ तो डायरेक्ट होंगे, ठीक है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, जैसे न्यू गिवन है, ठीक है, न्यू गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, और आपसे काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू या फिर v का स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। एक तो पैटर्न ये हो गया, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ना, वो आइंस्टाइन का इक्वेशन, उसको यूज कर दोगे। तो दूसरा पैटर्न जो होता है ना, मतलब ये w वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है ना। दूसरा पैटर्न ये हो गया कि आपको vs गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, दिस इज गिवन, ठीक है ना। और मान लो ये न्यू गिवन है, और आपसे पूछ दिया गया बेसिकली वर्क फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट। तो ये तो देखो हमारा vs गिवन है, तो हम लोग इससे क्या है कि हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला, ये Emax निकल गया। न्यू गिवन है, तो हमारे इक्वेशन में तो 2-3 ही टर्म आ रहे हैं ना हमारे पास। ये इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू और माइनस w, ओके। तो हम लोग यहाँ से देखिए, ये हमारा vs दिया हुआ है, तो हम यहाँ vs पुट करेंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारा न्यू दिया हुआ है, ठीक है, बस w यहाँ से निकाल लोगे। तो मतलब बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन आया है एग्जाम में। तो ये 2 पैटर्न हो गए। तीसरा पैटर्न जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन, ठीक है ना, ये गिवन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन होता है, मतलब इस तरह से, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, E इज इक्वल टू E0, ओके। और यहाँ पे मान लो दिया हुआ है साइन, ठीक है, और कुछ भी दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 60t, अगर सपोज करो ऐसा दिया हुआ है कुछ, मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है ना। या चलो अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा t, ठीक है ना, और प्लस कुछ यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो फाई नॉट, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ऐसा दिया गया है ना, तो आप समझ जाओगे कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे 2 पाई न्यू, ठीक है ना। तो ये गिवन होगा, और फिर प्लस समथिंग एल्स भी गिवन हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अल्फा लिख दोगे, तो यहाँ से देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से न्यू निकल जाएगा। मान लो कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा, तो ठीक है। एक और पैटर्न होता है देखो, जिसमें ऐसा कुछ दिया होता है। तो ये जानते हो, ये बेसिकली कहने का मतलब है कि ये प्रोग्रेसिव वेव है। ये आप सभी जानते हो ना, साइन को साइन में ऐसा लिखा होता है, तो दैट इज प्रोग्रेसिव वेव दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कभी कभी जो है ना, इस फॉर्म में कुछ दिया हुआ हो सकता है, E इज इक्वल टू सम E0 और साइन, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी, मान लो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, प्लस मान लो ये साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, और इनटू यहाँ पे कॉस ओमेगा प्राइम्ड टी, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो जब ये दिया हुआ है ना, तो आप ध्यान रखोगे कि ये बेसिकली इसमें साइन कोसाइन दो बार फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना, देखो यहाँ ओमेगा ओमेगा प्राइम, इसका मतलब दो वेव है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। देखो ई नॉट, और हम क्या करेंगे, इसको साइन ए इंटू कॉस बी में लिखा हुआ है ना, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू, और साइन, जब भी ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन का लिखा होगा ना, तो ऐसे लिख दोगे ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम्ड और इंटू टी, और फिर हम लोग यहाँ पे प्लस और साइन ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम्ड और इंटू टी। तो ये एक पैटर्न होता है इसका, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें अब क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला गया ना, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम्ड इज यूज्ड, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है यहाँ पे और ये फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है ना, तो इसको यूज करते हैं। तो मतलब ऐसे लिख देंगे 2 पाई न्यू जो है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम लिखा जाएगा। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा प्राइम डिवाइड बाय 2 पाई, तो इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी यूज्ड। और बाकी फिर कुछ वर्क फंक्शन वगैरह भी दिया रहेगा, मतलब हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, कभी कभी इस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है, कभी इस फॉर्म में हो सकता है। तो मेनली आपको बस इन सभी इंफॉर्मेशन से फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, ठीक है ना। तो हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ध्यान रखोगे कि ऐसा नहीं कि इन दोनों में कौन बिगर है वो नहीं देखना होता है, ठीक है। इन दोनों को, ये स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि एक ही जगह पे कन्फाइंड वेव, ठीक है ना। तो मतलब कहीं से फोटोन पहले आया होगा ना, फिर वो रिफ्लेक्शन वगैरह से कहीं से कुछ कन्फाइन हुआ होगा, ठीक है ना। तो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको बेसिकली ये लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ध्यान रखोगे, ये एक तरह का स्टैंडिंग वेव होता है। तो आप ये कह सकते हो कि देखो, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये कहते हैं ना कि फोटोन ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब प्रोपेगेट करता हुआ फोटोन का फ्रीक्वेंसी देखते हैं। किसी रुके हुए, समझ रहे हो ना, रुके हुए फोटोन की फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टैंडिंग वेव, कन्फाइंड वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे होते हैं। तो ये कन्फाइंड वेव है, स्टैंडिंग वेव। इसको हम बेसिकली जब मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं ना, ये मैथमेटिक्स तो सभी को क्लियर है ना, तो मैथमेटिक्स जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये बन रहा है। तो इसमें हायर फ्रीक्वेंसी, ये हायर फ्रीक्वेंसी, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। तो हायर फ्रीक्वेंसी का जनरली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। या कभी मान लो रेंज ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल दिया गया, तो आप इससे भी निकालोगे, फिर इससे भी निकाल लोगे, दोनों को यूज करना होगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेनली जो है ना, मैक्सिमम का ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है तो बस इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करोगे ना कि असाइनमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। सो अटेम्प्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट आप लोग अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। जो नहीं होगा हम नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। आज हम बोले थे ना कि अभी थोड़ा स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना, आप लोग को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के असाइनमेंट करा देंगे 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन एटम स्टार्ट करें। हाइड्रोजन एटम देखो, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी कभी भी छोड़ोगे मत, ठीक है। नेट के स्टूडेंट पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी बात क्या है, बोर मॉडल, जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, बोर मॉडल, ठीक है ना। इस बार IIT जैम एग्जाम में क्वेश्चन आया बोर मॉडल से, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, लेकिन जिसने जानते हो नहीं पढ़ा होगा ना, जिसको कुछ फॉर्मूले याद नहीं होंगे, कुछ रिजल्ट्स याद नहीं होंगे, तो उसके लिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था। क्योंकि आप से देखिए, हम अगर बोलते हैं कि बोर मॉडल में आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है, फॉर्मूला तो किसी को पता नहीं है कि बोर मॉडल में v जो है n, v का और n का क्या मतलब, ये क्वांटम नंबर का n के साथ क्या रिलेशन होता है। तो उसने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में शायद पूछा था गया था, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम लोग बोर मॉडल में सीखते हैं। तो इस बार IIT जैम में क्वेश्चन था बोर मॉडल से, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो सब लोग बोर मॉडल जरूर ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये IIT जैम और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट में क्वेश्चन कम आता है इससे, ओके, ठीक है। हाँ बोलो सर। कभी मान लीजिए मेटल शीट सर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि शीट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए? हाँ बिल्कुल होता ही है, हो सकता है, क्या होता ही है सर। जैसे सोलर पैनल है सर, उसमें सर वहाँ पे वो रिकवरी कैसे होती है उस चार्ज की? अब वो चार्ज बहुत देर तक आपने कभी कंघा, तो ये सब सोचा करो ना थोड़ा सा। देखो हम बोलते हैं ना, ये सब क्वेश्चन जो आ रहा है ना, उसको सर सोचो, सोच रहे हैं, पूरी ठीक है ना। क्लास में सोच रहे हाँ, हैं। तो
अरे देखो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, देखो आप कंघा कभी करते हो ऐसे, बाल में कंघा ले गए, फिर पेपर के Yes, छोटे sir. पीसेस के पास ले जाते हो तो अट्रैक्ट करता है, थोड़ी देर के बाद क्या करता है, अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। देखा है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो क्यों बंद कर देता है? अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सर उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। क्या क्या मिल जाता है? सर उसे फिर से कहीं से ना कहीं से इलेक्ट्रॉन हाँ मिल जाता हाँ, तो कहाँ से मिल जाता है? एयर से मिलता है ना, एयर पार्टिकल उसके साथ तो कोलाइड कर रहे हैं ना अब ठीक है, तो वो मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। तो वैसे ही सोलर पैनल में भी होता है। सोलर पैनल ऐसा तो नहीं है ना वैक्यूम में रखा हुआ है। है। सर जो आप ये मेटल के लिए पढ़ा रहे सर, क्या ये गैसेस पे भी वैलिड होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाइड्रोजन गैस पर? देखो क्या बोलते हैं, ये जो है ना बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो है ना वो बेसिकली एम्प्टी ये हो गया, सॉरी फ्री गैस हो गया ना, मतलब ठीक है। तो उसमें फिर जानते हो पूरा का पूरा एटम ही रिक्वायर कर जाता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो फिर स्कैटरिंग होगा ना। हाँ, वो भी स्कैटरिंग वगैरह फिर डिस्कस, वो कॉम्पटन जैसा फिनोमेना हो गैस है जाएगा, वही। समझ गया ना, वो कॉम्पटन इफेक्ट जैसा केस हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो थोड़ा जानते हो हमको कहीं मतलब डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो मतलब इसीलिए अभी थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक इसको बार कराएंगे, फर्स्ट ठीक पेज दिखाइए। ओके सर। है। थोड़ा जल्दी हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। एक ही पेज कराए थे हम आज। ओके सर। ये जो है ना, एक ही पेज में हम सब कुछ लिख दिए थे आज, ठीक है। फर्स्ट पेज मतलब इसी में स्टार्टिंग में होगा जो भी होगा, ठीक है। सर आप लोग कल जानते क्लासेस होंगी क्या हैं, हाँ संडे? कल क्लास लेंगे हम। अच्छा, हो गया, सर इंटरव्यू होंगे टॉपर्स के? करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको और भी जैसे थोड़ा देखो हम पढ़ा दिए ना, थोड़ा कहीं से बुक से पढ़ना चाहते हो, बाइजर से पढ़ना चाहते हो, एससी वर्मा से पढ़ना चाहते हो, जहां से पढ़ना, अभी बहुत टाइम है आप लोग के पास, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस बार सर कितने स्टूडेंट रैंक किया? नहीं अभी उतना काउंटिंग अभी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन टॉप मतलब 10 में एक स्टूडेंट है, ठीक है, टॉप। और फिर उसके बाद बताए थे ना, अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे ना कि 12 रैंक है, 15 रैंक है, 21 है। ना क्या कह रहे हो? सर, फिर इस डायग्राम गलत हो गया ना। क्या यहाँ पर डायग्राम? तो सर यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फिर तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट चेंज होगा ना, नंबर ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। क्या? सर यहाँ पर तो नहीं गलत नहीं हुआ है, सोचोगे इसको, चलो हम कल बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सोचोगे इसको, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है ना बेसिकली हम ये दूसरे सेंस में बोल रहे थे कि मतलब एनर्जी ज्यादा रहेगा ना, एनर्जी तो ज्यादा चांस है कि वो बाहर आएगा, समझ गया ना, ये इस सेंस में हम बोल रहे थे, ठीक है ना। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों का इंटेंसिटी सेम है, ठीक है ना, हो सकता है कि इसका इंटेंसिटी I1 हो, इसका इंटेंसिटी I2 हो, ठीक है ना। हम ये कहाँ बोले कि दोनों का इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, ओके सर। ठीक है। थैंक यू। चलो फिर स्टॉप करते हैं, ओके। थैंक यू सर।